हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली आई वाज हॉस्पिटलाइज फॉर द पास्ट 8-9 डेज और उससे पहले भी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट कोई नहीं, आई एम रिकवरिंग नाउ। और जो भी वीडियोस मिसिंग हैं अभी, वो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी दिन का बैकलॉग है, तो ऑलमोस्ट 20 दिन का है, तो मैं क्या करूँगा कि कोशिश करूँगा कि एक मंथली वीडियो बना दूँ ताकि डेली वाले चक्कर ख़त्म हो और जल्दी से वो सब कवर हो जाए। ठीक है, तो नवंबर का थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 नवंबर से 4 नवंबर तक, और शायद फर्स्ट को हॉलीडे थी इसलिए 1 नवंबर का कोई वाजिब पॉइंटर्स है ही नहीं। 4-5 दिन का एक साथ करेंगे और जो पीछे का बचा है उसको मंथली वाले में कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले 2 नवंबर का डिस्कस करते हैं। ऑल्सो अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे है और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हो। अब शायद इस बार मैं एनोटेड पीडीएफ ही डाल दूँ, और अगर क्लियर पीडीएफ चाहिए होगी तो मैसेज कर देना, मैं क्लियर पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है। अब देखो, इसरो ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन। अब एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है समथिंग विच इज़ कंपेरेबल। तो जैसे मार्स हो गया या मून हो गया, इन पे जो भी कंडीशंस होती हैं, उनमें जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको उस कंडीशन से अकस्टम होना चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है उस स्ट्रेस को झेल सके। तो हम क्या करते हैं, अर्थ पे ही कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं जो रिजेंबल करती हैं मार्स और मून की कंडीशंस को या फिर टोपोग्राफी को। जैसे ये देखो कैप्सूल बना हुआ है इसमें। अब ये बेसिकली अर्थ पे ही है, बट ये आइसोलेशन वगैरह यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ लोग और नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए ये एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है। ये कहाँ लॉन्च किया है? लेह में लॉन्च किया है। अब देखो, लेह में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है, हाई एल्टीट्यूड पे है, लो ऑक्सीजन कंडीशंस हैं। तो इसकी वजह से इसे चूज़ किया गया है क्योंकि ये रिजेंबल करता है टू सम एक्सटेंट मार्स और मून की टोपोग्राफी को। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें जानने का कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, हवासंग जो हमारी ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये क्या होती है, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स मैंने पढ़ा रखी हैं और मैंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंजेस भी बता रखी हैं कि ये क्या होती है। बेसिकली जो है ऐसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हैं। तुम्हें बस याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया कि ये ह्वानसोंग जो है मिसाइल है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 13,000 किलोमीटर है एंड इट कैन रीच यूएस मेनलैंड। अब देखो, अब मैप में देखो तो तुम अगर ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, तुम्हारा इधर कहीं नॉर्थ कोरिया पड़ेगा और ये हमारा यूएस पड़ता है इस साइड। तो इसका जो डिस्टेंस अगर कवर कर लिया तो क्या हो गया, थ्रेट हो गई यूएस के लिए। तो ये तुम्हें बस इतना याद रखना है। हवासंग जो मिसाइल है किसकी है? नॉर्थ कोरिया की। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, नई स्कीम लॉन्च हुई है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब ये स्कीम जो है बेसिकली इसको हेड कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो सेक्रेटरी है वो इसको हेड कर रहे हैं, जबकि ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो और भी डिपार्टमेंट है वो दे रहे हैं। 2 साल के लिए है बेसिकली। 1 साल ये हो गया, 1 साल ये, मतलब 26 तक है। इसमें क्या किए जाएंगे, 14,500 ड्रोन दिए जाएंगे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ये क्या करेंगी, फार्मर्स को रेंटल सर्विसेज देंगी इस ड्रोन की। अब ये ड्रोन से होगा क्या, स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड वगैरह को। ठीक है, तो तुम इसको एज एन एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो किसमें, मेंस में, GS3 में, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में। ऑल्सो इसको पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि इसमें एक अच्छा कंपोनेंट दे रखा है, वो है लीड फर्टिलाइजर कंपनीज। अब देखो, एक चीज़ ऑलरेडी आ चुकी थी प्रीलिम्स में, लीड बैंक स्कीम। ये बहुत पुरानी स्कीम थी, 1967 की थी शायद, और ये पूछी गई थी 2017-18 के प्रीलिम्स में। सिमिलरली ये भी स्कीम वैसे ही है कि इसमें क्या होगा, लीड फर्टिलाइजर जो मतलब कोई भी स्टेट की जो फर्टिलाइजर कंपनी होगी उसको चूज़ कर लिया जाएगा कि ये लीड फर्टिलाइजर कंपनी है और वो प्रमोट करेगी इस स्कीम को। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंपोनेंट क्या है कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 3%, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट होगा लोन पे उसको 3% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, इवन सिर्फ ड्रोन पे ही नहीं, ड्रोन के जो पैकेज में भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी बैटरी होगी, उस पर भी लोन वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया जो है इसकी प्रेसिडेंसी लेने वाला है 2026 में। ठीक है, तो हमारे लिए काम क्या है तो हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है कि इस एजेंसी का काम क्या है। बेसिकली क्या करती है कि जो भी मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उससे जो भी पैसे वगैरह आते हैं उसको ट्रेस करती है। ठीक है, और हमारी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है इसमें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ठीक है, जैसे इंटरपोल में हमारी जो नोडल एजेंसी होती है कौन सी है, वो होती है CBI। वैसे तुम्हें इतना याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है क्राइम प्रोसीड वाले में,
एशिया पैसिफिक वाले में, वो है ईडी का काम। ठीक, ईडी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ये याद रखना है। ये ऑलमोस्ट 1956 में बनी थी, फिर जो कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा एक्ट था उसको रेगुलेट करने के लिए। बाद में इसका जो है काम चेंज कर दिया गया और 1957 में इसका नाम रख दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में काम का क्या है कि साइंटिस्ट ने एक मायन सिटी थी, मैक्सिको के जंगल में मिलती थी, उसको लिडा टेक्नोलॉजी से ढूंढ रखा है। ये लिडा टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुकी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जैसे रेडार का होता है। रेडार का क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, लाइट को अगर कॉन्सेंट्रेट कर दो तो क्या बनता है? हमारा लेज़र बनता है। ठीक, उसी लेज़र को अगर हम यूज़ करके क्या करें, जैसे मान लो ये हमारी टोपोग्राफी है, यहाँ प्लांट है, इसका बेसिकली एक सिमुलेटेड 3D मैप बना लें। होता क्या है कि हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, लाइट पल्सेस भेजते हैं, टकराती हैं, वापस जाती हैं, तो हमारा क्या बनता है? एक 3D इमेज बन जाती है। फिर हम उसको क्या करते हैं? जियो टैग कर लेते हैं उसकी लोकेशन से। ठीक, तो एक हम मैप बना लेते हैं उससे। तो बस इतना ही काम का है इसमें। अब इसमें एक और काम की चीज़ दी हुई है, वो है पॉइंट क्लाउड। तो ये याद रखना है कि ये एसोसिएटेड किससे है? ये लिडा से एसोसिएटेड है। होता क्या है, जो भी डेटा जो इनिशियली हम लिडा टेक्नोलॉजी से मिलता है उसको हम स्टोर करते हैं क्लाउड में, जिसको बोलते हैं पॉइंट क्लाउड। उसके बाद क्या करता है, ये डेटा को रीड करके जो 3D इमेज है उसको जनरेट करता है। ठीक है, तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं कि जियोग्राफर्स यूज़ कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है परख। अब देखो ये तुमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा मेंस में, जब भी तुम पढ़ते होगे तो इसका जो डेटा है वो कोट किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब इसका डेटा जो आने वाला है वो आने वाला है दिसंबर 4 को। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बेसिकली अब इसका नाम रख कर दिया गया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। ये होगा दिसंबर 4 में। और कराता कौन है? ये आता है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी आती है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है ये कहाँ हुई? ये सिजातंग जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ऑलरेडी तुम्हें पता है कि मैं बहुत फ़ैन नहीं हूँ ऐसी एक्सरसाइजेस का, बस इतना याद रख लो कि इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अब देखो आर्सेनिक के प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता रखा है, और क्योंकि देखो किसी यूनिवर्सिटी ने कुछ किया तो फिर से न्यूज़ में आ गया तो उन्होंने फिर वही उठा के छाप दिया सब, तो ये इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, बस ये जान लो देखो कि पॉइजन बनाने में यूज़ होता है, कि वुड को प्रिजर्व करने में यूज़ किया जा सकता है, ग्लास को प्रिजर्व करता है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो कुछ काम की नहीं है। बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जिसके जो चेयरमैन थे विवेक देवरॉय, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये कोई ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही ये स्टेटरी है, ऐसे फालतू की है, बस एडवाइस देती है प्राइम मिनिस्टर को, जो भी प्राइम मिनिस्टर इसको काम देता है उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बिल्कुल बकवास है। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब देखो हम 3 नवंबर का डिस्कस कर रहे हैं। पहला आर्टिकल जो है वो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि हम नॉवेल आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बेसिकली नई टेक्नोलॉजीज बनाना की कोशिश करेंगे जो भी वर्ल्ड में है ही नहीं। और इसका इंस्पिरेशन हमने कहाँ से लिया है? चंद्रयान 3 से। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो था इसने पहली बार सॉफ्ट लैंड किया ऑन दी साउथ पोल ऑफ मून, जिसको डार्क साइड ऑफ मून भी बोलते हैं। तो इंडिया ऐसा करने वाली फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है, तो इसीलिए उसी के बेसिस पे हमने इसको भी लॉन्च किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, एज वर्ल्ड में फर्स्ट बनने की कोशिश करेंगे इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड प्रोग्राम होगा। ठीक है, बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये तो पता ही है सबको कि कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स की डेथ हो गई। अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोल दिया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ये 2007 में बना, बट ऑपरेशनलाइज कब हुआ? 2008 में। ठीक है, अब देखो ये बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये एक स्टेटरी बॉडी हो गया। इसकी वजह से क्या करता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा बैंक बनाता है उसका। ऑल्सो ये कस्टम अथॉरिटी से भी एसोसिएटेड रहता है। अब देखो साइट्स जो है क्या करता है? रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। ठीक है, और हमारी एग्जिम पॉलिसी है वो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को रेगुलेट करती है। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ये कस्टम अथॉरिटी से भी एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, बाकी इनके कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं। सेव कर्मा ये कछुओं के लिए था शायद, थंडरस्टॉर्म, लेस्कोनॉव, ये सब बहुत पुराने हैं, 2019 से पहले के हैं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, और आता किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर। और जो इसमें एलिफेंट्स की डेथ हुई वो हुई कोडो मिलेट के चक्कर में। ठीक है, अब कोडो मिलेट में क्या होता है कि अगर जब ये मैच्योर हो रही हो और रेन हो जाए, इसके मैच्योरिंग फेज में अगर रेन हो जाए तो क्या होता है? इसमें बन जाते हैं माइकोटॉक्सिन्स। अब तुम्हें पता होगा कि माइको वर्ड जहाँ लग जाता है वहाँ आ जाता है फंगस। ठीक है, तो माइकोलॉजी जो होती है वो फंगस की स्टडी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैच्योरिंग स्टेट में रेन हो जाती है तो इसमें फंगस को डेवलप हो जाते हैं जो कि टॉक्सिक हो जाते हैं।
ठीक है, इसीलिए इनकी डेथ हुई है एलिफेंट्स वगैरह की। उसके अलावा ये जो आर्टिकल है ये है अबाउट गेस्टोडिया लोहिटेंसिस। अब देखो बस इसका नाम जान लो, यही बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब लोहित से तुम्हें याद रखना है कि लोहित जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, हमारी अरुणाचल प्रदेश में। तो जब भी ये आए तो जब भी ये आए तुम्हें समझ जाना है कि ये एक ऑर्किड स्पीशीज़ है, ठीक है। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी जो है वो थाडो ट्राइब के बारे में बात की गई है। ये है मणिपुर की ट्राइब, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा कि मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है कुकी और मेतेई कम्युनिटी के बीच में। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि थाडो ट्राइब जो है ये एथनिक क्राइसिस के सिचुएशन में आ गई है, ठीक। ये चिन और थाडो लैंग्वेज बोलते हैं, बस इतना याद रखो, बहुत है। उसके अलावा हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बोला है कि हम इंडिया जो है वो कमिटेड है सेंडाई फ्रेमवर्क की तरफ। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है, ये बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है। और ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वहाँ पे ये साइन हुआ था 2015 में, ठीक है। ऑल्सो ये तुम्हें मेन से पढ़ाया जाता है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी एक इंस्ट्रूमेंट था, उसको बोलते हैं ह्योगो फ्रेमवर्क। ह्योगो पहले था, उसके बाद ये आया सेंडाई वाला, ठीक है। इवन इसकी बात चल रही है कि इसके आगे क्या रहेगा, उसकी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कोडो मिनट मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। जो यहाँ पे बता रहा था ना, जो माइकोटॉक्सिन बनता है वो इसकी वजह से बनता है, साइक्लोपियाजोनिक एसिड, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है कि जब कोडो मिलेट मैच्योर हो गया और उसके अंदर ये टॉक्सिन्स बन गए, तो उनको बोलते हैं मतावना कोडो या माटोनो कोडो। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, इतना ही रखो, बहुत काम का है। और ये तो बकवास है, वज्र प्रहार फिर से एक्सरसाइज आ गई। अभी देखो मैंने क्या बताई थी एक्सरसाइज, गरुड़ कहाँ हुई, इंडोनेशिया में हुई, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। अब वज्र प्रहार किसके बीच में होती है, इंडियन आर्मी और यूएस की आर्मी के बीच में, ठीक है। और ये हुई कहाँ पे, इडाहो यूएसए में। अब देखो फ्रॉस्ट पे भी आर्टिकल आ गया। अब देखो स्नो और फ्रॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्रॉस्ट जो होती है ये तुम्हारी मान लो कि वाटर पेपर गिर गया किसी पत्ते पे, लीफ पे गिर गया, तो किसी सरफेस पे जब वाटर पेपर गिर जाता है और क्या होता है, ये ठंडे होने की वजह से यहीं पे जम गया, तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, ठीक। लेकिन जो क्लाउड में जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्नो, ठीक। ये गिरती है फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। ऑल्सो इन्होंने दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट, रेडिएशन फ्रॉस्ट, ये सब बकवास है। राइम बस याद रखना कि राइम एक फ्रॉस्ट होता है बस, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल में बेसिकली ये बताया है कि क्या होता है कि अगर हम ग्रेफीन ऑक्साइड की, ग्रेफीन तुमने पढ़ा होगा, ये एलोट्रोप होता है कार्बन का, इसकी अगर लेयर लगा दें किसी सेल पे, तो क्या होती है, वो एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट फ्रॉस्ट फ्री रहेगी, ठीक। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि मान लो कि हमने पेड़ों में ये लगाना शुरू कर दिया, तो क्या रहेंगे, फ्रॉस्ट नहीं होगा, तो जैसे ट्री किल नहीं होते हैं। क्योंकि जब फ्रॉस्ट की कंडीशंस हो जाती हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो वाटर यहाँ जम गया, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है इसमें प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बकवास आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आ गए हम 4 नवंबर पे। पहला आर्टिकल जो है वो आयरन बीम के बारे में है। अब देखो ये इजराइल का ही एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा है आयरन डोम के बारे में, ठीक। ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था। अब इजराइल एक और बना रहा है आयरन बीम। अब देखो तुमने लाइट बीम सुना होगा एक टर्म, मतलब लाइट को अगर हम फोकस करते हैं एक नैरो पाथ में तो हम क्या बोलते हैं, उसको बीम बोलते हैं। और फोकस करते हैं तो ये बन जाती है लेज़र, ठीक। लेज़र का मैंने पहले ही बता रखा है कि ये बिल्कुल फोकस्ड लाइट होती है। अब ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, जिसमें क्या होती है, एनर्जी जो होती है एक थिन स्ट्रीम में डायरेक्ट की जाती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या फिर पार्टिकल वेव को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, ठीक है। इतना ही जान लो बहुत है, ठीक। अब ये राफेल ही बना रहा है, बिल्ड बाय राफेल, ठीक। और इसकी रेंज जो है 7 किलोमीटर तक है। अब देखो एडवांटेजेस इसकी क्या है कि इसमें हमें एम्यूनेशन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हम देखो लाइट एनर्जी फेंक रहे हैं, तो हमें जो गोलियाँ चाहिए होती हैं वो नहीं चाहिए इसमें, ठीक। तो ये इसका मेजर एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि जो एम्यूनेशंस होती हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि अब देखो लाइट है, तो लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, डिफ्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम्स इसके साथ भी हैं कि वेट कंडीशंस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है थोड़ा सा, विजिबिलिटी कम हो गई तो भी ये काम नहीं करेंगे, जैसे कि हैवी क्राउड कवर हो गया, ठीक। और देखो लाइट का हमेशा क्या होता है, लाइट हमेशा ऐसे चल रही है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉकेट लगा दिया, तो क्या हो गया, लाइट यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि लाइट को एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है, ठीक। तो बेसिकली इसके साथ भी वही है कि अगर लेज़र जा रहा है, अगर हमने ब्लॉकेट लगा दिया तो ये टारगेट को अटैक नहीं कर पाएगा। और क्या है, स्लोअर रेट ऑफ फायर है, ये किसका कौन है, ठीक है। तो अभी 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ये कहाँ पे हुई? ये हुई काली, कोलंबिया में। ठीक, अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है कि पापुआ न्यू गिनिया ने कुछ अर्जेंट इश्यूज फ्लैग किए यहाँ पे। बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट वगैरह काफ़ी हैं और थोड़ा बायोडाइवर्सिटी रिच है ये। जैसे कि यहाँ पे क्वीन अलेक्जेंडर्स बर्ड विंग बटरफ्लाई मिलती है, ट्री कंगारूज मिलते हैं, बर्ड्स वगैरह मिलती हैं, उनको काफ़ी डैमेज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने रेस किया है। ऑल्सो क्या है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से सबमर्जेंस का केस हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल मोरस्बे है। और मैप पे देख लेते हैं एक बार इसे। अब ये जो हमारा आइलैंड है इसको बोलते हैं न्यू गिनी। ठीक, और ये डिवाइड है दो पार्ट में। एक वेस्टर्न पार्ट है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको ही हम बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। ठीक, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरिस्बी। यहाँ पे जो मेनली रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। एंड ऑस्ट्रेलिया यूज टू रूल दिस रीजन। ठीक, ऑल्सो तुम्हें एक गिनी मिलेगा कंट्री, और एक मिलेगी तुम्हें गिनी बिसो, और एक कंट्री है हमारी इक्वाटोरियल गिनी। ये तीनों अफ्रीका का पार्ट है। ठीक, अब देखो ये एनिमल जो फुल ऑन स्वैग में है, सो रहा है, इसको बोलते हैं मार्कोर। ये बेसिकली लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। वाइल्ड का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिकेट नहीं होती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है और इसे कंसिडर किया जाता है फ्लैगशिप स्पीशीज़। फ्लैगशिप स्पीशीज़ में बेसिकली वो होती हैं जो मतलब मान लो कि एक हैबिटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक समझ लो फ्लैग की तरह है कि अगर इसको देख के हम समझ सकते हैं कि हैबिटेट कितना कंजर्व्ड है या कितना बेटर है। ठीक है, बाकी चीज़ एक डायरनल एनिमल है। ठीक, मोस्टली फीड करता है अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में, और सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, ये याद रखना, इंडिया के बाहर भी मिलता है। और स्टेटस देख लो, नियर थ्रेटेंड है ये तो ज़रूरी नहीं है, शेड्यूल 1 में आती है, अपेंडिक्स 1 में आती है। ठीक है, अब देखो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रेप्रिमांड किया 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था कि माइनिंग मग्स को अलाउ कर दिया था इन टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अब ये टर्टल या कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये वाराणसी में है, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। ठीक, अब ये जो टर्टल्स हैं यहाँ इंट्रोड्यूस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि देखो वाराणसी में क्या होता है, कॉप्सेस जलाए जाते हैं, काफ़ी डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, फिर उनके कुछ पार्ट बच जाते हैं, उनको ईट करने के लिए इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। और बेसिकली इसे कंसिडर किया जाता है कि ये पहली फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में। ठीक है, इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो अल्स्टोनिया स्कॉलरेस ट्री है ये बेसिकली तुमने भी देखा होगा, ऐसे 7 इसके लीव्स होते हैं और यहाँ पे वाइट कलर का फ्लावर निकलता है। ये बेसिकली हर साल इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब पॉल्यूशन होता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो ये न्यूज़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास से निकलो ना तो ये क्या करते हैं, एस्थमा पेशेंट्स में जो एस्थमा है उसको ट्रिगर कर देते हैं। इनको सब पन्ना भी बोलते हैं क्योंकि इनकी 7 लीव्स होती हैं इसलिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ काम करनी है क्योंकि हर साल ये न्यूज़ में आ जाता है, इसी वजह से लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है। उसके अलावा ये हाइड्रोजेल्स के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं? बेसिकली मान लो एक जेल का सिस्टम है जिसमें काफ़ी पानी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। और बेसिकली जो आर्टिकल है ये बात करता है कि कैसे जो सार्स कोविड वायरस था उससे हमने कुछ प्रोटीन्स निकाल के ऐसे हाइड्रोजेल्स बनाए। ठीक है, उतना ही काम का है जितना मैंने बताया कि ये ड्रग डिलीवरी में यूज़ हो सकता है। ठीक, और वाटर को रिटेन कर सकता है, जाहिर सी बात है। अब देखो हिमाचल प्रदेश के दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क को उसके इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्टिफिकेशन मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। अब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये आती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक, ये बेसिकली जो भी हमारे इंडस्ट्रियल मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उसकी एक बॉडी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में, इसका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, ये याद रखना है। उसके अलावा ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। और पता होगा तुम्हें कि जूस को कौन रेगुलेट करता है हमारे यहाँ, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये आती है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 के अंदर। ठीक है, और बेसिकली ये किया क्यों गया है? अब बेसिकली ये किया क्यों गया है क्योंकि कांगड़ा को, या कांगड़ा वैली तुमने सुना होगा, उसको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कैपिटल की तरफ बनाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है। ये कोई काम का नहीं है। इंडिया का सबसे ज़्यादा बर्डन है टीबी में, ये याद रखो बस, ये सब फालतू बकवास। और ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसमें एक डिवाइस होता है ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फिशिंग वेसल्स में बेसिकली ट्रांसपॉन्डर लगा दिया जाएगा ताकि वो लोग भी कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। अब ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम क्या होता है? यूजुअली जो है हम ब्लैक होल जब ऑब्जर्व करते थे तो क्या होता था कि ये बाइनरी सिस्टम के तौर पे देखा जाता था कि ये हमारा ब्लैक होल है तो इसके बगल में कि ये स्टार दिख रहा है। बट अभी क्या हुआ है कि
ये ब्लैक होल के बगल में एक स्टार दिख रहा है और बहुत ज़्यादा दूर एक और स्टार दिख रहा है, जो क्या कर रहा है, इस ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व ये भी कर रहा है और ये भी इसके ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको बोल दिया ट्रिपल सिस्टम। सिंपल टर्म्स में यही है, ठीक है। बाकी तुम्हें क्वेश्चन वगैरह आएगा वो उसमें ये पूछ देगा कि क्या होगा, ये जो V404 सिगानी क्या है, ये बेसिकली जो है ये वो ब्लैक होल है जिसके अराउंड 2 स्टार्स ऐसे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। पहली बार ऑब्जर्व किया गया है और बोला गया है इसमें कि ये डायरेक्ट कोलैप्स की वजह से हुआ है ऐसा। मतलब क्या होता है कि जब भी ब्लैक होल बनता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टार जो होता है वो कोलैप्स होता है या सुपरनोवा होता है। पहले सुपरनोवा हुआ मतलब एक्सप्लोड हुआ, फिर क्या होता है, फिर कोलैप्स हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ, जब ये 3 वाला सिस्टम बनना था, क्या हुआ, डायरेक्ट कोलैप्स हो गया, कोई सुपरनोवा और एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ठीक है। इतना बहुत है जानना।